Good morning student. I am your हिंदी टीचर नीतू दुबे फ्रॉम RRB e-learning। बच्चों आज मैं आपको हिंदी सब्जेक्ट में आपका क्या पढ़ाऊंगी, हिंदी ग्रामर। हिंदी ग्रामर में भी हम आज क्या पढ़ेंगे, संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों। बच्चों जहां तक आपको पता होगा पिछली क्लास में मैंने पढ़ाया था कि संज्ञा किसे कहते हैं। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। नाउन जैसे आपने इंग्लिश में पढ़ा है ना बच्चों, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, या फिर नेमिंग वर्ड इज नोन एज नाउन। आपने इंग्लिश में पढ़ा है, इंग्लिश ग्रामर में। तो जिसका भी कुछ नाम होता है इस संसार में, चाहे वो व्यक्ति हो, वस्तु हो या स्थान हो, जिस चीज का जिसका भी कुछ नाम होता है वो क्या कहलाती है, संज्ञा कहलाती है। इंग्लिश में इसको कैसे डिफाइन करते हैं, नेमिंग वर्ड इज नोन एज नाउन। जिसका भी कुछ नाम होता है वो संज्ञा कहलाती है। जैसे नदी, तालाब, शहरों के नाम, शहर भी संज्ञा है। और शहर का अगर कुछ नाम होता है जैसे कानपुर, दिल्ली, बॉम्बे, तो वो भी संज्ञा है। अब इसमें क्या क्या चीजें आती है, संज्ञा के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं, व्यक्तियों के नाम, वस्तुओं के नाम और स्थान का नाम। अब व्यक्तियों के नाम में क्या आ जाएगा बच्चों, जैसे किसी का भी नाम, जिसका भी कुछ नाम होगा, राम, श्याम, सीता, लड़की, गीता, है ना, औरत। अगर औरत है तो भी संज्ञा है, और औरत का नाम सीता है तो भी संज्ञा है। ठीक है, ऐसा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि उसका नाम तो सीता है तो सीता संज्ञा हो गई, लेकिन फिर औरत क्या हुई, औरत भी संज्ञा होगी। और अगर उसका कुछ नाम सीता है तो सीता भी संज्ञा होगी। आगे जाके ये क्या हो जाता है, डिफाइन हो जाता है, इसके पार्ट चेंज हो जाते हैं कि अगर औरत है तो वो कौन सी संज्ञा होगी, और अगर सीता है तो वो कौन सी संज्ञा होगी। ठीक है बच्चों। इसी तरह स्थान के नाम में भी होता है। अगर किसी भी चीज का नाम है, किसी भी स्थान का नाम है तो वो संज्ञा है। अगर शहर है तो भी संज्ञा है, और अगर कानपुर है तो भी संज्ञा है। भारत, अमेरिका, जापान, कोई भी विश्व में जो भी चीज है और इसका कुछ नाम होता है उसको हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। अगर भारत है तो संज्ञा है, अगर देश है तो भी संज्ञा है। ठीक है, अब स्थान का हो गया। उसके बाद क्या आती है, वस्तु आती है। अगर कोई भी वस्तु है, टेबल, चेयर, पंखा, है ना, टीवी, फ्रिज, वॉच, आपके घर में जितनी चीजें हैं, घर के बाहर जितनी चीजें हैं, पेड़ पौधे, है ना, हर चीज संज्ञा है। हिमालय, नदियां, तालाब, पेन, कॉपी, आपके स्कूल में जितनी चीजें आपको दिखती हैं वो सारी सब क्या है, संज्ञा है। बच्चों संज्ञा में एक चीज और आती है, भाव। हमारे मन के जो भाव होते हैं, जैसे कि बुढ़ापा, है ना, दानवता, मानवता, इस टाइप की चीजें जो होती है। पशु है तो पशुता, पशु भी संज्ञा है और पशुता भी संज्ञा है। पशु मतलब जानवर, एनिमल, और उसका जो भाव होगा, पशु क्या होगा, पशुता दिखाएगा, यानी एनिमल की जैसे बिहेव करेगा, तो इस बिहेवियर को भी क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। भाव को भी संज्ञा कहते हैं। चलो बच्चों, अब मैं आपको इसको पूरी अच्छे से पढ़ के समझाती हूँ कि संज्ञा किसे कहते हैं। अब संज्ञा की परिभाषा क्या है बच्चों, किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, जैसा कि मैंने अभी बताया, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है बच्चों, क्या पढ़ा हमने, किसी व्यक्ति, प्राणी, व्यक्ति या प्राणी दोनों हो सकता है, व्यक्ति के अंदर इंसान और प्राणी मतलब जानवर। किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, अब कुछ शब्द संज्ञा है, जैसे प्राणी में कौन आ गए, महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी, राम, सीता, गीता, पुरुष, नारी, स्त्री, है ना। ऐसा नहीं कि यहाँ महात्मा गांधी और इंदिरा गांधी लिखा है तो सिर्फ आप ये सोचो कि महान लोगों को ही संज्ञा कहते हैं। स्कूल के बच्चे, विद्यार्थी, बालक, है ना, कोई भी चीज संज्ञा हो सकती है। आपका जो नाम है, आपका नाम अगर यहाँ लिखा होगा तो वो भी संज्ञा होगी। अब दूसरा क्या आता है, वस्तु। यहाँ पे भी वस्तु लिखा है ना, तो अब वस्तु को उदाहरण क्या होगा, पंखा, फूल, किताबें, पुस्तकें, टेबल, चेयर, मोबाइल, इलेक्ट्रिक सामान, नॉन इलेक्ट्रिक सामान, कुछ भी चीज जो होगी, वो जो भी कुछ सामान होगा, वस्तु होगी, वो संज्ञा कहलाएगी। उसके बाद क्या आता है, स्थान में कानपुर, बनारस आदि। अब बच्चों मैंने यहाँ पे 2-3 उदाहरण दे दिए हैं। आप जब एग्जाम में लिखोगे तो आप भी 2 ही 3 उदाहरण लिखोगे, लेकिन मैं समझाने के लिए आपको बता दूं, स्थान के नाम में विश्व में जो भी स्थान होगा, जो भी जगह होगी, वो क्या कहलाएगी,
संज्ञा कहलाएगी। जैसे शिमला, कानपुर, हरिद्वार, है ना, इलाहाबाद, आपका इलाहाबाद भी संज्ञा के अंतर्गत ही आएगा। जो भी नाम होगा, जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जिनका भी कोई भी जगह होगी, उस जगह का कुछ नाम होगा तो वो क्या कहलाएगी? संज्ञा। नाम, उसके बाद क्या आ गया बच्चों? भाव। जो कुछ भी भाव होगा, जैसे यहाँ पे लिखा है पशुता, दानवता। अब अगर कोई स्त्री है तो उसका भाव क्या होगा? स्त्रीत्व, ममता, इस टाइप की जितनी भी भाव होंगे वो सब किसके अंतर्गत आएंगे? भाववाचक संज्ञा के, है ना। भाव संज्ञा, संज्ञा का भाव हो गया। अब बच्चों हम क्या पढ़ेंगे कि संज्ञा, अभी तक हमने क्या पढ़ा कि संज्ञा किसे कहते हैं और संज्ञा के उदाहरण पढ़े हमने, ठीक है। संज्ञा किसे कहते हैं और संज्ञा के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं। अब बच्चों हम क्या पढ़ेंगे? संज्ञा के भेद, टाइप्स ऑफ नाउन। आपने इंग्लिश में पढ़ा ना, टाइप्स ऑफ नाउन, ऐसे ही अब हम हिंदी में पढ़ेंगे संज्ञा के भेद। बच्चों संज्ञा के कितने भेद है? 3 भेद है, 1, 2, 3, ठीक है। पहला क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा जातिवाचक संज्ञा और तीसरा भाववाचक संज्ञा। अब इसके आगे मैं एक एक संज्ञा को आपको अलग अलग परिभाषा के साथ एक्सप्लेन करके बताती हूँ। बच्चों जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि संज्ञा के भेद क्या होते हैं। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा, ठीक है बच्चों। अभी तक हमने संज्ञा के विषय में बात पढ़ा था, अब हम आपको उसके भेद बताएंगे। संज्ञा के 3 भेद हैं। पहला क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा क्या है? जातिवाचक संज्ञा और तीसरा क्या है? भाववाचक संज्ञा। अब हम तीनों संज्ञाओं की परिभाषा उसके उदाहरण के साथ पहले देख लेते हैं बच्चों, फिर मैं इसको पूरा अच्छे से आपको समझा दूंगी, ठीक है। परिभाषा, व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा। जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष व्यक्ति वस्तु की जानकारी प्राप्त होती है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है बच्चों। क्या लिखा है यहाँ पे? जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष व्यक्ति वस्तु की जानकारी प्राप्त होती है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसका उदाहरण क्या है? जैसे कि रामायण हिंदुओं का धार्मिक ग्रंथ है। दूसरा एग्जाम्पल क्या है? उदाहरण, निखिल मेरा सहपाठी है। सहपाठी मतलब क्लासमेट, ठीक है बच्चों। अब मैं पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा को आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर देती हूँ। व्यक्तिवाचक संज्ञा जिसमें इसमें क्या लिखा हुआ है? किसी विशेष व्यक्ति। यहाँ पे क्या लिखा है? किसी विशेष व्यक्ति। बच्चों जब किसी स्पेसिफिक पर्सन के बारे में हम बात करते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन, ठीक है। तो जब हम किसी खास व्यक्ति, किसी एक व्यक्ति की तरफ को निश्चित करके निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहते हैं? जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। अब किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु और स्थान के नाम को हम कहते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे यहाँ पे रामायण, अब हम इसको एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। रामायण हिंदुओं का धार्मिक ग्रंथ है, ठीक है। अगर यहाँ पे होता कि धार्मिक ग्रंथ है तब तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं होती, क्योंकि इसमें किसी खास, किसी स्पेशल जो है बुक के बारे में बात नहीं हो रही, किसी ग्रंथ के बारे में बात नहीं। धार्मिक ग्रंथ यानी कोई भी ग्रंथ हो सकती है, रामायण, महाभारत, भारत, है ना, और ये अपना सप्तशती, है ना, हनुमान चालीसा, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अभी यहाँ पे क्या दिया है एग्जाम्पल में? रामायण। तो रामायण एक स्पेसिफिक ग्रंथ के बारे में बता दिया। तो जब स्पेसिफिक शब्द आ जाता है, यानी कि खास या विशेष शब्द आ जाता है, तो वो क्या कहलाता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है बच्चों। अब इसी तरह देखिए, अगर होता कि वे सब मेरे सहपाठी हैं या मित्र हैं, ऐसा होता तो उसमें किसी खास का नाम नहीं लिया जाता, तो वो क्या हो जाता? व्यक्तिवाचक नहीं। अब यहाँ पे क्या है? निखिल मेरा सहपाठी है। निखिल कोई खास व्यक्ति होगा, किसी एक का नाम होगा, तो ये क्या हो गया? विशेष व्यक्ति हो गया, है ना। अब जैसे कि महान व्यक्तियों के बारे में भी बोला जा सकता है, जैसे महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता हैं। तो हमारे राष्ट्रपिता कौन है? कोई एक ही व्यक्ति है, कौन? महात्मा गांधी। वो क्या हो गए? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल, आपको स्थान के लिए भी हम ऐसा ही एग्जाम्पल ले सकते हैं। अगर हम बोलते कि आगरा एक शहर है। आगरा क्या है? एक शहर है ना।
आगरा इज अ सिटी। तो अब आगरा शहर जो है वो तो कोई भी शहर हो सकता है, लेकिन अगर आगरा हमने बोला तो किसी स्पेसिफिक सिटी के बारे में बात की, किसी स्पेसिफिक स्थान के बारे में बात किया, तो वो क्या हो जाता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाता है। ठीक है बच्चों। अब दूसरा क्या आता है, जातिवाचक संज्ञा। बच्चों जाति से ही पता चल रहा है, जब हम किसी शब्द से उसकी जाति का बोध होता है ना, किसी ग्रुप का बोध होता है, यानी उससे पूरी जाति का बोध होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसमें स्पेशल या स्पेसिफिक शब्द नहीं होते हैं। अब पहले हम इसका क्या देखते हैं, परिभाषा देखते हैं। जिस संज्ञा शब्द से एक ही प्रकार के प्राणियों, वस्तुओं, स्थानों आदि की पूरी जाति की जानकारी मिलती है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण क्या है बेटा, मोर पंख फैलाकर नाच रहा है, या क्या हो गया, किसान खेतों में हल चला रहा था या चला रहे हैं, दोनों हो सकता है। ठीक है बच्चों, क्या हो गया, मोर पंख फैलाकर नाच रहा है, किसान खेतों में हल चला रहा था या चला रहे हैं। ठीक है, दोनों कुछ भी हो सकता है, चला रहा था यानी क्या हो गया, भूतकाल में। अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं आप कि किसान खेत में हल चला रहा है, किसान का कुछ खास नाम, कोई भी किसान हो सकता है, कोई स्पेसिफिक नाम नहीं दिया हुआ है। तो जैसा कि आपको परिभाषा से ही पता चल रहा है कि किस प्राणियों के या व्यक्तियों, वस्तुओं या स्थानों के पूरी जाति का बोध होता है, यानी उसके पूरे ग्रुप के बारे में। जैसे यहाँ पे शेर जंगल का राजा है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, शेर जंगल का राजा है, तो शेर क्या है, पूरे जंगल का राजा है, तो उसे कोई खास, अब अगर उसी में कोई प्रजाति हो जाती। अब हम एक उदाहरण ले लेते हैं, जैसे कि यह फल बहुत मीठा है, तो यहाँ पे फल का नाम नहीं है, यह फल बहुत मीठा है, तो यहाँ पे फल का अगर नाम नहीं दिया है तो वो क्या होगी, फल में तो कुछ भी आ सकता है, आम, अनार, अमरूद, कुछ भी आ सकता है ना। अब बच्चों मैं आपको व्यक्तिवाचक और जातिवाचक का डिफरेंस समझा देती हूँ, दोनों में अंतर क्या होता है। देखिए, जब हम किसी विशेष व्यक्ति के बारे में बात करते हैं तो वो क्या कहलाता है, व्यक्तिवाचक। लेकिन हम अगर उसी जाति के उस पूरी जाति के बारे में बात करते हैं तो वो क्या कहलाता है, जातिवाचक। जैसे यहाँ पे क्या होगा, राम विद्यालय जाता है। ठीक है बच्चों, राम विद्यालय जाता है, यहाँ पे क्या है, राम विद्यालय जाता है, तो कोई खास लड़का होगा जिसका नाम है राम, तो राम विद्यालय जाता है, हो गया। अगर हम इसे यहाँ पे हटा दें, राम हटा के लिख दे कि बच्चे विद्यालय जाते हैं, हमने अब यहाँ पे क्या लिख दिया, बच्चे विद्यालय जाते हैं। अब राम की जगह ये तो नहीं पता है ना कि कौन से बच्चे विद्यालय, किसी का खास नाम नहीं है, कोई स्पेसिफिक नाम नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि बच्चे विद्यालय। अब जाता है कि बच्चे, एक से ज्यादा बच्चे हो गए, राम अकेला था इसलिए जाता है, अब तो बच्चे हो गए, क्या हो गए, बच्चे विद्यालय जाते हैं, है ना। तो यहाँ पे यही अंतर होता है कि जब किसी का खास का नाम होगा तो वो व्यक्तिवाचक हो जाएगा, और जब किसी पूरी प्रजाति के बारे में बात करेंगे, अब जैसे यहाँ पे लड़का होता है ना, लड़के विद्यालय जाते हैं तो भी ये जातिवाचक होता, लेकिन यहाँ पर मोहन विद्यालय जाता है तो वो क्या होता है, व्यक्ति, क्योंकि मोहन कोई एक खास लड़का होगा। समझ में आया क्यों आपको। अब हम संज्ञा के तीसरे भेद की ओर चलते हैं और हम पढ़ेंगे भाववाचक संज्ञा। ठीक है बच्चों, भाववाचक संज्ञा की पहले हम परिभाषा देख लेते हैं, परिभाषा देखेंगे, उसके बाद उदाहरण देखेंगे और उसके बाद मैं इसको एक्सप्लेन करूंगी आपको। जिस संज्ञा शब्द से गुण, धर्म, कार्य, व्यापार या अवस्था का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। क्या बताया मैंने बच्चों, जिस संज्ञा शब्द से गुण यानी किसी की क्वालिटी, धर्म, उसके धर्म के बारे में, वो क्या काम करता है, व्यापार या उसकी अवस्था में है ना, जैसे कि निद्रा अवस्था हो गई, नारी है तो नारीत्व का बोध होता है, उसे भाव यानी किसी का भाव पता चलता हो, है ना, उसे क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के भाव के बारे में जब बात होती है, तीनों के बारे में, है ना, भाव के बारे में बात होगी, उसे हम क्या कहेंगे, भाववाचक संज्ञा। अब हम इसको उदाहरण के द्वारा समझेंगे। जैसे बागों में हरियाली छाई हुई है,
ठीक है। बाग क्या है? बाग क्या है? बाग एक बाग है, बाग संज्ञा है। अब हरियाली छाई हुई है, तो ये किसके बारे में बता रहा है? बाग के बारे में। यानी ये बाग के भाव को व्यक्त कर रहा है कि बागों में हरियाली छाई हुई है। हरी हरा होगा, हरा हरा हो जाएगा पूरे बाग में, तो वो क्या होगी? हरियाली छाई हुई है, पूरा हरा हरा दिखेगा, प्राकृतिक दृश्य दिखते हैं, तो उसको हम क्या मानेंगे? ये क्या हो जाएगा? भाव हो जाएंगे संज्ञा का। अब गन्ने में मिठास कम है, ठीक है। गन्ना क्या है? संज्ञा है, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान, तो ये कुछ खाने की चीज है, वस्तु है, और उसमें मिठास है। तो ये किसका? ये जो मिठास इसमें आया है, ये जो आया है मिठास, वो किसके लिए आया है? गन्ने के लिए। और गन्ना क्या है? संज्ञा है। तो ये संज्ञा के भाव को व्यक्त कर रहा है, इसलिए ये कौन सी संज्ञा हो गई? भाववाचक संज्ञा। ठीक है बच्चों, अब हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले क्या पढ़ा? व्यक्तिवाचक संज्ञा पढ़ी, उसकी परिभाषा पढ़ी, जातिवाचक उसकी परिभाषा और एग्जाम्पल, भाववाचक संज्ञा और उसके एग्जाम्पल। अब मैं एक बार आपको बिना ब्लैक बोर्ड के ही आपको समझा देती हूँ कि तीनों की डेफिनेशन क्या होती है, तीनों की परिभाषा क्या होती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु और स्थान, हम तीनों क्यों ले रहे हैं? अब बताइए बच्चों, हम तीनों क्यों ले रहे हैं? हम तीनों इसलिए ले रहे हैं क्योंकि संज्ञा, तीनों चीजें संज्ञा होती है। संसार में जो चीजें होंगी वो सारी संज्ञा है। तो व्यक्ति, वस्तु और स्थान, तीन ही चीज होंगी, सब कुछ आ गया इसके अंदर। तो जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष मतलब स्पेशल, स्पेसिफिक चीज आ गई, किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के उनका बोध होता है, उसे क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब ये एग्जाम्पल ना लेके मैं और दूसरे एग्जाम्पल से आपको बताती हूँ, जैसे कि दिल्ली भारत की राजधानी है, ठीक है। दिल्ली भारत की राजधानी है, तो दिल्ली एक स्पेसिफिक शहर हो गया ना, एक सिटी का नाम आ गया, है ना। कुतुब मीनार दिल्ली में है, तो कुतुब मीनार क्या है? एक ही है, 2 4 10 नहीं है कुतुब मीनार। कुतुब मीनार क्या है? एक स्पेसिफिक चीज है, तो कुतुब मीनार दिल्ली में है, तो ये क्या हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा, है ना। राम मेरा भाई है ना। पिताजी, अगर पिताजी होगा तो नहीं होगा, तब व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं होंगे। मेरे पिताजी का नाम मोहनलाल है, तो मोहनलाल कौन हो गए? विशेष व्यक्ति, वो आपके पिताजी का नाम हो गया, ठीक है ना। अब दूसरा क्या हो गया? जातिवाचक संज्ञा। जैसा कि मैंने आपको बताया था, नाम से ही पता चल रहा है कि जातिवाचक, जो कि जाति को बोध कराए। जिस शब्द से किसी की पूरी जाति का बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, है ना। अब जातिवाचक संज्ञा में क्या आ जाएगा? शहर, किसी अब विशेष शहर आ गया तो वो व्यक्तिवाचक में चला जाएगा। अब एक मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेके आपको समझाती हूँ कि आम क्या कहलाएगा? अभी मैंने अभी आप बोलोगे कि मैम आपने तो बोला था कि फल है, तो वो तो जातिवाचक में आ गया, लेकिन फलों के नाम जो है वो व्यक्तिवाचक में आ गए। अब आम का एग्जांपल लेके मैं आपको दोनों को इसी चीज में बताती हूँ। आम जो है वो क्या कहलाएगा? जातिवाचक संज्ञा हो गया इस एग्जाम्पल के लिए। क्यों हो गया? क्योंकि आम में भी वेराइटीज होती है, दशहरी आम, केसर, हापुस, है ना। तो जब आम की विशेष प्रजाति के बारे में बात होने लग जाएगी तो वो क्या किसमें चला जाएगा? व्यक्तिवाचक में चला जाएगा। लेकिन अगर फल रहेगा तो किसमें आ गया? जातिवाचक में। और फल और आम है तो आम इसमें चला गया और फल किसमें आ गया? किसमें? जातिवाचक में। और आम किसमें चला जाएगा? व्यक्तिवाचक में। लेकिन अगर आम के दशहरी आम बहुत मीठा होता है, इस शब्द में अगर आपको निकालना होगा तो दशहरी तो चला जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा में और आम किसमें आ जाएगा? जातिवाचक संज्ञा में। अब आपको बच्चों समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से कि व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में क्या अंतर होता है। बहुत सारे बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं कि व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा में क्या डिफरेंस है। तीसरा हमने पढ़ा भाववाचक संज्ञा। भाववाचक में जिस शब्द से किसी के भाव का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। लेकिन वो किसके भाव? किसी भी के भाव नहीं, संज्ञा के भाव। तो जो संज्ञा के भाव को व्यक्त करता है उसे क्या कहते हैं? भाववाचक। जैसे कि नारी क्या है? संज्ञा है, तो नारी के भाव क्या होंगे? नारीत्व, है ना। समझ में आया? हरा क्या है? संज्ञा है, हरियाली क्या हो जाएगी? भाववाचक संज्ञा, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल ले लूं पशु का। अभी मैंने ऊपर लिया था ना पशु वाला, किसी में पशुता अगर आ जाती है
तो पशु का भाव क्या है? पशुता। तो पशुता क्या हो जाएगी? भाववाचक संज्ञा हो जाएगी बच्चों। ठीक है बच्चों। अब अभी मैंने आपको ये तीनों एग्जाम्पल समझा दिए। इसके आगे कुछ विद्वानों ने बच्चों, कुछ विद्वानों ने, जैसे कि इंग्लिश ग्रामर से ये चीज आई है, हालांकि पहले जो होता था 3 ही प्रकार की संज्ञा हुआ करती थी, लेकिन इंग्लिश ग्रामर में 2 और संज्ञाएं होती हैं, कलेक्टिव नाउन और मटेरियल नाउन। तो कुछ विद्वानों ने ये संज्ञा को हिंदी में ग्रामर में भी डाला है कि नहीं, सही है। इन संज्ञाओं को हिंदी में भी इनका समावेश हो गया, जिसको हम क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। बच्चों अभी मैंने आपको बताया ना कि इंग्लिश ग्रामर में से कुछ विद्वानों ने इंग्लिश ग्रामर से 2 संज्ञाएं और जो है हिंदी ग्रामर में लाई हैं। पहले संज्ञा कितने प्रकार की होती थी? 3 प्रकार की, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। बट इंग्लिश ग्रामर में हम 2 और नाउन पढ़ते हैं, कलेक्टिव नाउन और मटेरियल नाउन। तो कुछ विद्वानों के द्वारा इन संज्ञा को हिंदी में भी इसका समावेश किया गया है। आइए हम इन दोनों संज्ञाओं से आपको परिचित कराते हैं। पहली संज्ञा क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा, और दूसरी संज्ञा क्या है? समूहवाचक संज्ञा। ठीक है बच्चों। अब हम द्रव्यवाचक संज्ञा की परिभाषा पढ़ेंगे, उसके उदाहरण समझाएंगे। बच्चों द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्य से जैसे मतलब ही समझ में आ रहा है, द्रव्य मतलब जैसे कि दूध, चीनी, है ना, लोहा, सोना, मटेरियल नाउन। अच्छा इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? मटेरियल। तो जो कोई भी पूरे संसार में कोई भी जिस मटेरियल होगा वो किसके अंतर्गत आता है? द्रव्यवाचक संज्ञा। यानी द्रव्य मतलब जैसे कि तांबा, पीतल, सोना, चांदी, है ना, हीरा, मोती, जैसे हम लोग साइंस में पढ़ते हैं ना मटेरियल, तो वैसे ही जो संसार की मटेरियल चीजें होंगी, मटेरियल्स होंगे, है ना, पानी, इसमें जो है ऑक्सीजन, ये सारी चीजें अभी आ सकती हैं। आपके साइंस के प्रोडक्ट जो होते हैं वो भी मटेरियल नाउन ही होते हैं। तो द्रव्यवाचक संज्ञा क्या जो है क्या कहलाता है? मटेरियल नाउन कहलाता है। और उसमें जितने भी पदार्थ होते हैं, द्रव्य मतलब हिंदी में उसको पदार्थ कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं? मटेरियल। चलो बच्चों अब हम इसकी परिभाषा देखते हैं। जिन संज्ञा शब्दों से किसी पदार्थ या द्रव्य का बोध होता है। बच्चों पदार्थ और द्रव्य एक ही चीज होता है, इंग्लिश में दोनों को क्या कहते हैं? मटेरियल कहते हैं। ठीक है। जिन संज्ञा शब्दों से किसी पदार्थ या द्रव्य का बोध होता है, यानी हम कोई ऐसा शब्द बोले जिससे हमें ये पता चले कि ये द्रव्य है, जैसे कि सोना, पानी, दूध, है ना, चीनी, तो जब द्रव्य हो रहा है तो उन्हें हम क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से किसी पदार्थ या द्रव्य का बोध होता है उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है बच्चों। अब द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण क्या है? लोहा, सोना, चांदी, पीतल आदि। इसमें बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। विश्व की जितनी चीजें हैं जो कि मटेरियल हो, जो कि पदार्थ हो, वो सारी चीजें इस संज्ञा के अंतर्गत आ सकती हैं। ठीक है बच्चों। अब देखो लोहे से बहुत सारी वस्तुएं बनती है, चेयर, टेबल, है ना, खिड़की, दरवाजे और बहुत सारी चीजें बनती हैं। सोना से ज्वेलरी बनती है, चांदी से भी बनती है, पीतल से बर्तन बनते हैं। तो ये सारे जो द्रव्य है वो क्या कहलाएंगे? संज्ञा कहलाएंगे। क्योंकि आपको पता है विश्व की जो भी चीज होगी, संसार में जो भी वस्तु होगी वो क्या होगी? संज्ञा होगी। ठीक है बच्चों। अब बच्चों मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि ये जो द्रव्यवाचक संज्ञा है और समूहवाचक संज्ञा है वो जातिवाचक संज्ञा का ही एक प्रकार होता है। ये आप आगे अपर क्लासेस में 9th 10th में जब आप जाओगे तो वो एक्सप्लेन अच्छे से वहां पे उसके सिलेबस में है। इसलिए मैंने आपको बस इतना बता दिया कि द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा भी एक संज्ञा के प्रकार होते हैं, परंतु ये दोनों प्रकार किससे रिलेटेड होते हैं? जातिवाचक संज्ञा के ही एक प्रकार होते हैं। क्योंकि ये देखो सोना, लोहा, पीतल, चांदी, ये क्या है? एक जाति हो गई ना। ठीक है। अब दूसरा आता है समूहवाचक संज्ञा। इंग्लिश में इसको कहते हैं कलेक्टिव नाउन। समूह से आपको पता चला था, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि कलेक्शन ऑफ वर्ड्स, कलेक्शन ऑफ पर्सन, कलेक्शन ऑफ प्लेस, कुछ भी। तो समूह जहां पे होगा वहां पे क्या कहलाएगा? जैसे आप विद्यालय में आए हैं तो विद्यालय क्या है? बहुत सारे बच्चों का एक समूह है, तो विद्यालय क्या कहलाएगा? समूहवाचक। सेना, आर्मी, मिलिट्री, ये सब क्या कहलाती है? समूहवाचक संज्ञा कहलाएगी।
क्योंकि यहाँ जहां पे बहुत सारे लोगों का ग्रुप होगा या झुंड होगा उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। इसको इंग्लिश में ग्रुप कहते हैं, है ना। अब हम इसका उदाहरण देखिए, सेना, दल, कक्षा, झुंड, भीड़। जहां भी बहुत सारे लोगों का जमावड़ा होगा और उससे बनी संज्ञा होगी, वो क्या कहलाएगी? समूहवाचक संज्ञा। चलिए इसकी परिभाषा देखते हैं। जिन संज्ञा शब्दों से किसी जाति के समूह का बोध होता है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि ये जातिवाचक संज्ञा का ही एक प्रकार है, तो उस जाति का बोध हो लेकिन उस पूरी जाति के समूह का बोध हो जाए, उसको क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जिन संज्ञा शब्दों से किसी जाति के समूह का बोध होता है उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सेना, दल, कक्षा। आपकी जो क्लास होगी वो क्या है? ग्रुप ऑफ स्टूडेंट है ना, बच्चों का समूह है, विद्यार्थियों या छात्रों का समूह है, इसलिए वो क्या कहलाएगी? समूहवाचक संज्ञा। झुंड में कुछ भी हो सकता है, जैसे भेड़ों का झुंड, है ना, ठीक है, बकरियों का झुंड, हाथियों का झुंड चला आ रहा है। अगर यहाँ पे लिखा रहे कि हाथियों का झुंड चला आ रहा है, उसमें हाथी और झुंड दोनों संज्ञा होगी। हाथी कौन सी संज्ञा होगी? जातिवाचक संज्ञा, है ना, और झुंड क्या होगा? समूहवाचक संज्ञा होगी। ठीक है। अब इससे कुछ हम और उदाहरण देख लेते हैं। जैसे डॉक्टर क्या है? एक समूह है। अगर रमेश होगा, रमेश एक डॉक्टर है, तो रमेश क्या हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया, और डॉक्टर क्या हो गया? समूहवाचक, क्योंकि डॉक्टरों का एक ग्रुप है। अब इसमें बहुत सारे उदाहरण देखने को हमको मिलते हैं बच्चों, जो कि हमको समूहवाचक संज्ञा का बोध कराते हैं। जैसे कि झुंड, दल भी क्या होगा? समूहवाचक। अब जैसे तारामंडल, तो तारामंडल क्या है? तारों का समूह, है ना। नक्षत्र मंडल, तो नक्षत्रों का समूह। अब जैसे कर्मचारी लोग अपना कर्मचारियों का जो समूह होता है उसको एक संघ बनाते हैं, जिसको यूनियन कहते हैं, है ना। तो वो भी क्या आएगा? अगर यूनियन लिखा रहा कहीं पे, है ना, कि मेरे पिताजी सरकारी कर्मचारियों के यूनियन के अध्यक्ष हैं, तो जो यूनियन शब्द आया वो क्या कहलाएगा? समूहवाचक संज्ञा कहलाएगा, है ना। जिला अध्यक्ष, अगर कोई व्यक्ति जिला का अध्यक्ष है तो वो क्या है? 2-3 जिलाओं में का अध्यक्ष हुआ, तो क्या हो जाएगा? वो जिला का समूह हो गया। जिला में अध्यक्ष क्या हो गया? किसी चीज का अध्यक्ष। जैसे अभी आप क्लास में मॉनिटर हुए, तो आप क्या है? पूरे बच्चों के समूह के आप अध्यक्ष हो गए, तो वो क्या कहलाता है? समूहवाचक संज्ञा का एक उदाहरण होता है। ठीक है बच्चों, ये रही भाववाचक संज्ञा। अब बच्चों, भाववाचक संज्ञा शब्दों की रचना कैसे होती है, मैं ये आपको बता देती हूँ। अभी तक हमने सीखा कि भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, उसका उदाहरण देखा, उसकी परिभाषा देखी। अब हम देखेंगे कि भाववाचक शब्दों की रचना कैसे होती है। बच्चों, भाववाचक संज्ञा की रचना जो होती है मूल रूप से जातिवाचक संज्ञा से होती है। 4 प्रकार की इसकी रचना होती है: सर्वनाम, विशेषण, क्रिया तथा अवयव। ठीक है बच्चों, तो अब आइए इसका डेफिनेशन देख लेते हैं, परिभाषा देख लेते हैं। कुछ शब्द मूल रूप से भाववाचक संज्ञा होते हैं। कुछ शब्द क्या होते हैं? कुछ शब्द तो पहले से ही भाववाचक संज्ञा होते हैं, लेकिन सारे शब्द भाववाचक होते हैं, सारे शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं होते हैं। तो कुछ भाववाचक संज्ञाएं जो होती है वो बनाई जाती है। किससे बनती है? जातिवाचक संज्ञाओं से बनती है। इसके उदाहरण क्या है? 4 प्रकार के बनते हैं भाववाचक संज्ञाएं: सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा, विशेषण से भाववाचक संज्ञा, क्रिया से भाववाचक संज्ञा तथा अवयव से शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाई जाती है। अब यहाँ देखिए, कुछ शब्द मूल रूप से भाववाचक संज्ञा होते हैं। कुछ भाववाचक संज्ञाएं जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया तथा अवयव शब्दों से बनाई जाती है। ठीक है बच्चों, अब हम यहाँ पे आगे क्या सीखेंगे कि जो है भाववाचक संज्ञा बनती कैसे। जातिवाचक संज्ञाओं का जो प्रकार है, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया तथा अवयव, उनसे भाववाचक संज्ञा कैसे बनाई जाती है। हमारा पहला टॉपिक है जातिवाचक संज्ञा की भाववाचक संज्ञा। ठीक है, कैसे? जैसे बच्चा, अगर बच्चा है तो उसका बचपन भाव क्या होगा? बचपन। नारी, नारित्व। वकील, वकालत।
ट्री, वृक्ष, है ना। दूसरा क्या आ रहा है, सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा। यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाते हैं। इधर सर्वनाम है और उधर भाववाचक संज्ञा है। देखिए सर्व, तो क्या हुआ, सर्वस्व, पराया, परायापन, मन, ममता, ठीक है। विशेषणों से भाववाचक संज्ञा का निर्माण कैसे होता है, इधर विशेषण दिए रहेंगे और इधर भाववाचक संज्ञा, ठीक है सर। विशेषण यानी कि किसी की विशेषता। अब गर्म, तो गर्म का भाव क्या होगा, गर्मी। हमको गर्मी लगती है, जब हम कोई चीज गर्म होता है तो हमको सूते हैं, तो क्या होता है, गर्म, गर्मी लगती है या गर्म फील होता है। स्वतंत्रता का भाव क्या होगा, स्वतंत्रता। जब हम भाव को व्यक्त करेंगे तो क्या बोलेंगे उसको, स्वतंत्रता। लेकिन विशेषण होगा तो क्या होगा, स्वतंत्र। वीर से वीरता, सुंदर से सुंदरता। अब बच्चों आगे क्या है, अवयवों से भाववाचक संज्ञा। क्या है, अवयवों से भाववाचक संज्ञा। इधर अवयव दिए हैं, उधर भाववाचक संज्ञा। ये पूरा जो पैराग्राफ है, ये पूरा बॉक्स आपकी बुक में दिया हुआ है। मैं आपको यहाँ समझा रही हूँ, बाकी आप अपनी बुक में पढ़ लीजिएगा। जैसे पहला क्या है, निकट से क्या होगा, निकटता। वाह से वाहवाही, वाह क्या है, अवयव है और उसका भी भाव होगा, वो क्या होगा, वाहवाही होगा। उसके बाद क्या है, क्रियाओं की भाववाचक संज्ञा। अब क्रियाओं की भाववाचक संज्ञा का निर्माण कैसे होता है, इसमें क्रिया है, यहाँ पे क्रिया से बने हुए भाववाचक संज्ञा है। लिखना, जब हम लिखते हैं क्या है, लिखना काम होता है, तो उसको क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं ना। तो लिखना क्या हो गया, क्रिया, तो उसका भाव क्या होगा, लिखाई। दौड़ना, दौड़। थकना, थकावट। सजना, सजावट। ठीक है बच्चों, मैंने क्या बताया आपको कि भाववाचक संज्ञा, कुछ भाववाचक संज्ञा तो मूल रूप से होते हैं जो कि भाववाचक संज्ञा होती है, परंतु कुछ भाववाचक संज्ञा जो है जातिवाचक संज्ञाओं, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया तथा अवयव इत्यादि से बने होते हैं। उसका एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दे दिया है। आपकी बुक में भी इसके बहुत सारे एग्जाम्पल दिए होंगे, आप उसको पढ़िए, घर रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू क्लास।